हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी साइंस सॉल्यूशन के अंतर्गत आज हम बात करेंगे क्लास 8th एनसीईआरटी साइंस का जो थर्ड चैप्टर है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अध्याय थर्ड, जिसका नाम है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। इस चैप्टर के विभिन्न प्रश्नोत्तरों के बारे में आज हम बात करेंगे। चैप्टर का नाम आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, इस चैप्टर के प्रश्नोत्तरों के बारे में हम बात करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। चलिए, आपका टाइम बिना वेस्ट किए प्रश्नोत्तरों की शुरुआत करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्नों की। अभ्यास प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न आता है, कुछ रेशे संश्लेषित रेशे क्यों कहलाते हैं? जैसा कि हम चैप्टर के अंतर्गत भी पढ़ चुके हैं कि कुछ रेशे संश्लेषित होते हैं, कुछ मानव निर्मित होते हैं। तो ये प्रश्न यही पूछ रहा है कि कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं। इसका आंसर होगा कि वे रेशे जो कृत्रिम रूप से मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, जो पौधों और जंतुओं से प्राप्त नहीं होते, संश्लेषित या मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। संश्लेषित रेशे 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहला होता है पॉलिएस्टर और एक्रिलिक, दूसरा रेयान और तीसरा नायलॉन। भाई, संश्लेषित रेशा कहते किसे हैं? रेशे 2 प्रकार के हमने पढ़े हैं, एक तो प्राकृतिक और एक कृत्रिम, और इस कृत्रिम को ही हम क्या कहते हैं? संश्लेषित रेशा कहते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। सही उत्तर का चिन्हित सही कीजिए, यानी जो सही उत्तर है उसको हमें सही का निशान लगाना है। प्रश्न दिया हुआ है, रेयान एक संश्लेषित रेशा नहीं है क्योंकि इसका रूप रेशम समान होता है, इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है, या फिर इसके रेशों को प्राकृतिक रेशों के समान बुना जा सकता है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन हमें दिख रहे हैं। हम देखते हैं कि रेयान जो है एक कैसा रेशा है? संश्लेषित रेशा है या मानव निर्मित रेशा है? यहाँ पर आप प्रश्न में देख पा रहे होंगे कि रेयान एक संश्लेषित रेशा नहीं है। ये नहीं आएगा, यहाँ पर प्रश्न गलत हो जाएगा ये इसका। भाई, रेयान एक संश्लेषित रेशा है, हम जानते हैं। तो रेयान जो संश्लेषित रेशा है उसका कारण क्या है? तो हमें पता है कि इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ख, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न को दोबारा देखिए, सही उत्तर को चिन्हित, यानी सही उत्तर के आगे सही का निशान लगाना है। अब प्रश्न में ये जो नहीं लिखा हुआ है, इस नहीं को आपको मिटाना है, ये गलत छपा हुआ है प्रश्न में। ठीक है, प्रश्न रहेगा, रेयान एक संश्लेषित रेशा है क्योंकि, भाई संश्लेषित रेशा तो है, लेकिन क्यों है? हमको पता है कि इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है, इसलिए ये संश्लेषित रेशा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तीसरा प्रश्न हमारे सामने आ जाता है रिक्त स्थान वाला। प्रश्न कह रहा है कि उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उचित शब्द का उपयोग करते हुए हम क्या करेंगे? रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। ठीक है, चलिए
अगला तीसरा प्रश्न हम देखते हैं कि उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उचित शब्द का उपयोग हमें करना है और रिक्त स्थान की पूर्ति भी हमें ही करनी है। देखिए कई प्रश्न हम देखते हैं कि संश्लेषित रेशे अथवा रेशे भी कहलाते हैं, यानी यहाँ पर संश्लेषित रेशों की दो परिभाषाएं आपके सामने या दो उपनाम इसके होने चाहिए। तो संश्लेषित रेशों को हम मानव निर्मित कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो रिक्त स्थान है इसमें आ जाएगा मानव निर्मित अथवा कृत्रिम रेशे भी कहते हैं। भाई एक तो होता है प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम। कृत्रिम का निर्माण कौन करता है? मानव करता है। कृत्रिम का निर्माण कौन कर रहा है? मानव कर रहा है। इसलिए इसे क्या कह देते हैं हम? कृत्रिम और मानव निर्मित रेशा कह देते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा ख प्रश्न देखते हैं हम कि संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं जो रिक्त स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है? यानी ये जो प्रोसेसिंग होती है ये क्या कहलाती है? तो इस प्रोसेसिंग को हम कहते हैं संश्लेषण। क्या कहते हैं? इस प्रोसेसिंग को संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। संश्लेषित रेशे की भांति प्लास्टिक भी एक है। क्या है? एक बहुलक है। यहाँ इस रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा? बहुलक आ जाएगा। इस प्रकार हम इन रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। संश्लेषित रेशे मानव निर्मित कृत्रिम कहलाते हैं। संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संश्लेषण कहते हैं। तो इस प्रकार तीसरा हम लिख सकते हैं संश्लेषित रेशे की भांति प्लास्टिक भी एक क्या है? बहुलक है। तो इस रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा? बहुलक। देखिए आंसर छिपे हुए हैं, आप अब आंसर देख सकते हैं। ठीक है, मानव निर्मित, कृत्रिम, संश्लेषण और बहुलक। अगला प्रश्न हम देखते हैं। चौथा प्रश्न हमारे सामने आ जाता है। प्रश्न कुछ कहता है कि नायलॉन रेशों से निर्मित दो वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेशे की प्रबलता दर्शाती हो। भाई प्रबलता दर्शाने वाले नायलॉन के दो रेशों की वस्तुएं हैं उनकी अपन बात करेंगे। जैसे देखिए एक तो होता है पैराशूट और एक होता है चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सी। इन दोनों का उपयोग नायलॉन रेशे की प्रबलता को दर्शाता है। प्रबलता आप लोग जानते ही हैं, प्रत्यास्थता से रिलेटेड ही होती है प्रबलता। तो इस गुण के कारण ही नायलॉन से निर्मित रेशों का उपयोग पैराशूट में और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सी बनाने में किया जाता है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। पांचवा प्रश्न हमारे सामने आता है। खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग की 3 प्रमुख लाभ लिखिए। यानी खाद्य पदार्थों के संचयन हेतु हम प्लास्टिक के पात्रों का उपयोग करें, इसके 3 लाभ कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करनी है। तो हम देखते हैं खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के लाभ निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है कि यह हल्का होता है, दूसरा यह चिरस्थायी होता है और तीसरा यह मजबूत होता है। समझिए इन तीनों को। हल्का का मतलब इसका जो वजन होता है ये वजन क्या होता है? कम होता है। चिरस्थायी यानी चिरस्थायी का मतलब हो गया अधिक समय तक चलने वाला, अधिक समय तक टिका रहने वाला। और मजबूत आप जानते ही होंगे भाई, फ्लेक्सिबल होता है प्लास्टिक तो मजबूत होगा, टूटेगा नहीं। अगर हाथ से प्लास्टिक का डिब्बा गिर जाता है तो वह टूटने से बच भी जाता है। तो इन 3 गुणों के कारण ही खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु हम प्लास्टिक पात्रों का उपयोग करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। छठा प्रश्न आ जाता है हमारे सामने। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। भाई थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक दोनों में हमें क्या करना है? अंतर स्पष्ट करना है कि इसमें क्या क्या अंतर है। चलिए देखते हैं थर्मोप्लास्टिक के बारे में। देखिए थर्मोप्लास्टिक के बारे में यहाँ पर 3-4 बिंदु लिखे हुए हैं
उनको हम अच्छी तरह से समझेंगे। सबसे पहला बिंदु है कि वह प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है उसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। विकृत का मतलब क्या होता है? जो अपने मूल आकार से बदल जाए, मूल आकार को परिवर्तित कर ले। विकृत होना मतलब फैलना, सिकुड़ना, कुछ भी हो सकता है। दूसरा इसका बिंदु है कि इसे आसानी से मोड़ा जा सकता है। थर्मोप्लास्टिक को हम आसानी से मोड़ सकते हैं और यह ऊष्मा का सुचालक होता है। इसमें ऊष्मा का प्रवाह हो सकता है। आगे देखिए चौथा कि इसका प्रयोग कंघियाँ, खिलौने और विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर निर्माण में किया जाता है। यानी कंघियाँ हो गई, खिलौने हो गए, विभिन्न प्रकार के पात्र हो गए, इनका अगर बड़े पैमाने पर निर्माण से मतलब हो गया कि किसी फैक्ट्री में अगर इसका निर्माण किया जाता है तो वहाँ पर बड़े पैमाने पर निर्माण में इनका उपयोग किया जाता है। किसका? थर्मोप्लास्टिक का। ठीक है, अब यहाँ देखिए ऊष्मा का सुचालक, इसको समझिए। जैसे प्लास्टिक की कुर्सी होती है और कुर्सी पर आप लोग किसी शख्स को बैठा के उसके पैर ज़मीन से ऊपर करके उसको यहाँ बैठा के और पीछे से यहाँ 2-4 तौलिए की चोट मार के आप उसके सिर पर नाखूनों को या उसके नाखूनों के आपके नाखून टच करते हैं तो उसमें चिंगारी उत्पन्न होती है, यानी उसमें ऊष्मा का प्रवाह होने लग जाता है। ठीक है, ये हो गई थर्मोप्लास्टिक। एक बार फिर से देखिए, वह प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। इसे आसानी से मोड़ा जा सकता है, ये ऊष्मा का सुचालक होता है और इसका प्रयोग कंघियाँ, खिलौने और विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने में निर्माण के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में। भाई थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है ये क्या है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहला बिंदु है इसका कि वह प्लास्टिक जो गर्म करने पर विकृत नहीं होता है उसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। जब इसको हम गर्म करेंगे तो ये विकृत नहीं होगा, फैलेगा नहीं, टूटेगा नहीं, बल्कि और अधिक कठोर हो जाएगा। इसे आसानी से नहीं मोड़ा जा सकता। इसको अपन जैसे ही गर्म करेंगे, पिघलाने की कोशिश करेंगे तो ये और कठोर हो जाता है और मुड़ता नहीं है, तो इसको मोड़ा नहीं जा सकता है। यह ऊष्मा का कुचालक होता है। इसका प्रयोग बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे, रसोई के बर्तन, फर्श, टाइलें आदि बनाने में किया जाता है। भाई ये ऊष्मा का क्या है? कुचालक है। इसीलिए तो इसका प्रयोग बिजली के स्विच बनाने में, विभिन्न बर्तनों के हत्थे बनाने में, रसोई के बर्तन बनाने में और फर्श और टाइलें बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 7वां प्रश्न हमारे सामने आता है कि समझाइए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निम्नलिखित क्यों बनाए जाते हैं। यानी यहाँ पर हमें ये समझाना है कि जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के ये उपकरण हैं ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से ही क्यों बनाए जाते हैं, इसका कारण हमें बताना है। जैसे पहला प्रश्न है डेगची के हत्थे, दूसरा प्रश्न है विद्युत प्लग, स्विच, प्लग बोर्ड। विद्युत के प्लग जो होते हैं, विद्युत के जो बोर्ड होते हैं, विद्युत के स्विच जो होते हैं, प्लग बोर्ड जो होते हैं, इनमें हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का ही उपयोग क्यों करते हैं, इनको हमें देखना है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न कि डेगची के हत्थे बनाने में थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उपयोग क्यों किया जाता है। डेगची के हत्थे को बनाने के लिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है ऊष्मा का कैसा होता है? कुचालक होता है और यह आग का प्रतिरोधक है तथा अन्य प्लास्टिक की तुलना में गर्मी सहने की अधिक क्षमता ये रखता है। इसीलिए डेगची के हत्थे बनाने के लिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न इसी में हमारे सामने आता है कि विद्युत प्लग, स्विच और प्लग बोर्ड ये बनाने में हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उपयोग क्यों करते हैं। तो विद्युत प्लग, स्विच, प्लग बोर्ड, विद्युत प्लग, स्विच, प्लग बोर्ड आदि बनाने के लिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है
क्योंकि यह प्लास्टिक विद्युत का कुचालक होता है, अतः यह उपभोक्ता को किसी भी प्रकार के विद्युत शॉक से बचा कर रखता है। भाई इसका उपयोग क्यों किया जा रहा है? सबसे पहली बात तो कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है ये विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। कुचालक है तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। मान लीजिए शॉर्ट सर्किट की समस्या आ जाती है तो इसके संपर्क में आने पर उपभोक्ता को इसका झटका विद्युत का जो प्रवाह है वो नहीं होगा, तो उससे ये बच जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने आ जाता है 8वां। देखिए प्रश्न को, निम्नलिखित पदार्थों को पुनः चक्रित किए जा सकते हैं और पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते हैं में वर्गीकृत करना है। यहाँ पे कुछ पदार्थों के नाम लिखे हुए हैं। अब हमें ऐसे पदार्थ छांटने हैं पहले तो कि जिनको हम पुनः चक्रित कर सकें, और फिर ऐसे पदार्थों को छांटना है जिनको हम पुनः चक्रित नहीं कर सकते। भाई पुनः चक्रित क्या होता है, पुनः चक्रण क्या होता है, इसके बारे में हम चैप्टर के जो सॉल्यूशन वीडियो है, क्लासेज जो थी उनमें हम बात कर चुके हैं। अगर आप लोगों को ये पता नहीं है तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है। अब पहला दे रखा है हमें टेलीफोन यंत्र, दूसरा हमारे पास है प्लास्टिक खिलौने, कुकर के हत्थे, सामग्री लाने वाले थैले, बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक के कटोरे, विद्युत तारों के प्लास्टिक के आवरण, प्लास्टिक की कुर्सियाँ और विद्युत स्विच। अब इनमें से हमें वो पदार्थ छांटने हैं जो पुनः चक्रित किए जा सकते हैं। सबसे पहला प्लास्टिक के खिलौने, सामग्री लाने वाले थैले, बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक के कटोरे, विद्युत तारों के प्लास्टिक आवरण और प्लास्टिक की कुर्सियाँ, ये सब पुनः चक्रित किए जा सकते हैं। यानी इनको जैसे एक बार इनसे कोई वस्तु बनी, फिर इनसे दूसरी कोई वस्तु बना सकते हैं और फिर तोड़कर इनको वापस पहली वस्तु बना सकते हैं। यानी इनको बार बार उपयोग में लिया जा सकता है। दूसरा आता है पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते हैं, जैसे टेलीफोन के यंत्र हैं, कुकर के हत्थे हैं, विद्युत स्विच हैं। ये किसके बने होते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं। और आप लोगों को पता है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को अगर एक बार सांचे में डाल दिया जाता है तो उसका जो सांचा होता है उसको परिवर्तित हम नहीं कर सकते, इसीलिए इसको पुनः चक्रित भी नहीं कर सकते। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9वां प्रश्न हमारे सामने आता है कि 9वां प्रश्न हमारे सामने है, राणा गर्मियों के लिए कमीजें खरीदना चाहता है, उसे सूती कमीजें खरीदनी चाहिए या संश्लेषित? कारण सहित राणा को सलाह दीजिए। भाई राणा कोई व्यक्ति है, उसको गर्मियों के लिए कमीज, शर्ट वगैरह, कुर्ते वगैरह खरीदने हैं, तो उसको आप क्या सलाह दोगे कि वह सूती कमीजें खरीदे या संश्लेषित रेशों से निर्मित कमीजें खरीदें? तो मेरे हिसाब से राणा को गर्मियों के लिए सूती कमीजें खरीदनी चाहिए, क्योंकि संश्लेषित कपड़े बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं और फिर शरीर में चिपक जाते हैं। अब शरीर में चिपकेंगे तो क्या होगा? पसीना ज़्यादा आएगा, इसलिए इन्हें पहनने वाले को बहुत पसीना आता है। इसके विपरीत सूती कपड़े हवा को अंदर बाहर आने देते हैं और पसीना सुखा देते हैं। जैसे ही हवा अंदर बाहर आती है सूती कपड़ों से, तो वो क्या करती है? पसीने को सुखा देती है। तो मेरे हिसाब से राणा को कैसी कमीज खरीदनी चाहिए? सूती कमीजें खरीदनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न हमारे सामने आ जाता है कि उदाहरण देकर प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक होती है। आप लोगों ने संक्षरण का नाम तो सुना ही होगा। अब देखिए प्लास्टिक का अपघटन नहीं होता है, बहुत सालों में होता है। इसकी जो आकृति होती है, आकार जो होता है, इसमें
विकृति उत्पन्न करना बड़ा मुश्किल होता है, इसको नष्ट करना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो हमें यही स्पष्ट करना है, उदाहरण देना है और स्पष्ट करना है कि प्लास्टिक की प्रकृति कैसी होती है, असंक्षारक होती है। प्लास्टिक एक अनअभिक्रियाशील पदार्थ है। प्लास्टिक लोहे तथा अन्य धातुओं की तरह वायु और जल से अभिक्रिया नहीं करता। प्लास्टिक अम्ल के साथ भी कोई अभिक्रिया नहीं करता है, इससे उसका आसानी से संक्षारण नहीं होता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक होती है। ठीक है, प्लास्टिक की संक्षारक प्रकृति के कारण हम इससे बने पात्रों में अचार, पानी, दही तथा अन्य खाद्य सामग्री को संचित करते हैं। भाई सबसे बड़ी बात यह है कि प्लास्टिक कैसा होता है, अनअभिक्रियाशील होता है। ये किसी भी पदार्थ के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। जैसे लोहा और अन्य धातु जो थे वो वायु से भी क्रिया कर रहे थे, जल से भी क्रिया कर रहे थे, अम्ल से भी अभिक्रिया कर रहे थे। लेकिन प्लास्टिक वायु से भी अभिक्रिया नहीं करता, जल से भी अभिक्रिया नहीं करता और अम्ल से भी अभिक्रिया नहीं करता और आसानी से इसका संक्षारण भी नहीं होता है। इसीलिए प्लास्टिक की प्रकृति कैसी मानी गई है, असंक्षारक मानी गई है। प्लास्टिक की संक्षारक प्रकृति के कारण हम इसे बने पात्रों में अचार, पानी तथा अन्य खाद्य सामग्री को संचित करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, संक्षारक प्रकृति के कारण। तो यहाँ पे आप लोगों को संक्षारक से पहले क्या लगाना है, अ लगाना है। ये प्रकृति कैसी है, असंक्षारक प्रकृति है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस लाइन को बोलेंगे कि प्लास्टिक की असंक्षारक प्रकृति के कारण हम इससे बने पात्रों में अचार, पानी, दही तथा अन्य खाद्य सामग्री को संचित करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न हमारे सामने आता है। क्या कहता है प्रश्न, देखिए बात करते हैं प्रश्न के लिए। क्या दांत साफ करने के ब्रश का हैंडल और सूक ब्रिस्टल जो होता है एक ही पदार्थ के बनाने चाहिए? अपना उत्तर स्पष्ट करना है। देखो इसका सही आंसर हो जाता है नहीं। दांत साफ करने के ब्रश का हैंडल और सूक ब्रिस्टल एक ही पदार्थ के नहीं बने होने चाहिए, क्योंकि ब्रश का हैंडल जो होता है किसी सख्त पदार्थ से बना होना चाहिए ताकि ब्रश को पकड़ना एवं चलाना आसान हो। इसके विपरीत ब्रश के सूक मजबूत एवं लचीले रेशों से बने होने चाहिए। यदि सूक भी हैंडल की तरह सख्त पदार्थ के बने होंगे तो हम हमारे दांतों तथा मसूड़ों दोनों के लिए नुकसानदायक रहेगा। यानी यह जो होगा, अगर हैंडल की तरह ही सूक भी कठोर मजबूत होंगे तो हमारे दांत और मसूड़ों के लिए ये नुकसानदायक रहेगा। इसी कारण ब्रश के सूक नायलॉन के रेशों से बनाए जाते हैं तथा हैंडल प्लास्टिक से बना होता है। ठीक है, यहाँ हमने देखा है कि क्या दांत साफ करने का जो ब्रश होता है उसके हैंडल और सूक जो होते हैं वो एक जैसे पदार्थों के बने होने चाहिए। भाई जैसे मान लीजिए, जैसे आपके पास में ये ब्रश है, अब इस ब्रश पर यहाँ पर तो ये तो क्या हो जाएगा, पूरा ब्रश का हैंडल हो गया और यहाँ पर इसके क्या होंगे, ब्रश के छोटे छोटे धागे नुमा दांतें होंगे जो हमारे दांत को साफ करेंगे। छोटे छोटी धागे नुमा संरचनाएं होती है। अब ये कहना चाह रहा है कि हैंडल जो होता है ये तो कैसा होना चाहिए, प्लास्टिक का कठोर होना चाहिए, और ये सूक जो होते हैं, धागे नुमा संरचनाएं जो होती है जिनको हम सूक कहते हैं, ये नायलॉन रेशे से निर्मित होनी चाहिए ताकि जैसे हम ब्रश करें तो ये फ्लेक्सिबल होकर मुड़कर दांतों की सफाई कर सकें। चलिए आगे चलते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। देखिए 12वां प्रश्न क्या कहता है, जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, इस कथन पर सलाह दीजिए। भाई कथन ऐसा आ गया कि जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, तो इस पर आप क्या सलाह देंगे? तो इस पर यह सलाह होगी कि प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील, हल्का, प्रत्यास्थ, प्रबल, चिरस्थायी तथा विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक होता है, इसलिए यह बहुत उपयोगी है।
परंतु प्लास्टिक जैव अनिम्नीकरणीय है, अर्थात यह प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता है। इसलिए हमें इसका प्रयोग करते समय 4 सिद्धांतों को याद रखना चाहिए। देखिए, इसको हम 4R सिद्धांत भी कहते हैं। 4R सिद्धांत का मतलब 4 बार इसमें RR लिखा हुआ है, रिड्यूज, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर। देखिए, रिड्यूस का मतलब हो गया उपयोग कम करिए, रीयूज का मतलब हो गया पुनः उपयोग कीजिए, रिसाइकल का मतलब हो गया पुनः चक्रित कीजिए, और रिकवर का मतलब हो गया पुनः प्राप्त कीजिए। यहाँ तक ये जो 4R सिद्धांत है बहुत अच्छा प्रश्न है और कई बार बना हुआ है कि 4R सिद्धांत क्या है। डायरेक्ट 4R सिद्धांत पूछा हुआ है, तो इन चारों का जो पूरा नाम है ये रिड्यूज, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर, ये हमें लिखना है। लेकिन ध्यान दीजिए, वर्तमान समय में ये 4R सिद्धांत किस में बदल गया है? 5R सिद्धांत में बदल गया है। अब इसमें 5वें नंबर पर R जो जुड़ा हुआ है वो क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखते हैं 5R में जो 5वां R है उसका मतलब क्या है। देखिए, 5वां R जो है उसका अर्थ यहाँ पे दिया गया है रिफ्यूज, REFUSE, और इसका अर्थ अगर हम देखें तो इस रिफ्यूज का अर्थ होता है उपयोग ना करना, उपयोग ना करना। ठीक है, तो इस प्रकार 5R सिद्धांत में जो 5वां R है उसका अर्थ होता है रिफ्यूज, और रिफ्यूज का मतलब होता है उपयोग ना करना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला 13वां प्रश्न हमारे सामने आ जाता है कि कॉलम ए के पदों का कॉलम बी में दिए गए वाक्य खंडों से हमें सही मिलान करना है। क्या करना है? कॉलम ए के पदों का कॉलम बी में दिए गए वाक्य खंडों से सही मिलान करना है। यानी इस कॉलम ए में जो पद दिए हुए हैं और कॉलम बी में जो वाक्य दिए हुए हैं इनको मिलाना है कि इस पद के लिए, किस पद के लिए कौन सा वाक्य सही रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 13वें प्रश्न को। कॉलम ए के पदों का कॉलम बी में दिए गए वाक्य खंडों से सही मिलान हमें करना है। कॉलम ए में जो दिया हुआ है उन वाक्यों का, उन पदों का वाक्य खंड जो हैं कॉलम बी में उनसे हम मिलान करेंगे। जैसे देखते हैं पहला पॉलीएस्टर। तो पॉलीएस्टर के बारे में हमने पढ़ा था कि पॉलीएस्टर के कपड़े में आसानी से बल नहीं पड़ते हैं, तो इसको इससे मिला देंगे। टेफ्लॉन की बात करें तो टेफ्लॉन को मिला देंगे इससे। टेफ्लॉन में क्या होता है? न चिपकने वाले भोजन बनाने के पात्रों के निर्माण में टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है। बात करते हैं रेयान की, तो रेयान क्या होता है? काष्ठ लुगदी जो है उसका उपयोग करके तैयार किया जाता है। काष्ठ लुगदी का उपयोग करके तैयार किया जाता है। अब जो बचा है शेष हमारे पास नायलॉन, उसको हम मिला देंगे। पैरासूट और मोजा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार हम इन चारों को मिला सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, जब आप लोगों को प्रश्न नोटबुक में प्रश्न हल करने हैं तब आपको कैसे करना है ये मैं बता देता हूँ। देखिए, जैसे नंबर 1 पर क्या लिखा हुआ है? पॉलीएस्टर। अब इसका सही आंसर क्या है? कपड़े में आसानी से बल नहीं पड़ते हैं। तो जब नोटबुक में आप करोगे तो पॉलीएस्टर के आगे तीर का निशान लगाओगे और एरो के निशान के आगे यहीं पे आप क्या लिखोगे? कपड़े में आसानी से बल नहीं पड़ते हैं। ऐसे ही सबके आगे तीर का निशान लगा के, एरो का निशान लगा के आपको बिल्कुल साफ साफ करना है। अगर कॉपी में भी आप ऐसे करके ऐसे मिलाओगे तो इसमें ये सब एक दूसरे को काट देंगे, इससे कॉपी साफ नहीं दिखेगी। तो आप लोग ये ध्यान रखें कि जब भी इसको
नोटबुक में आप करो तो जैसे पॉलिएस्टर का आंसर क्या है, कपड़े में आसानी से बल नहीं पड़ते, तो पॉलिएस्टर के आगे एरो खींचो और एरो खींच के आप इस कपड़े में आसानी से बल नहीं पड़ते इस वाले वाक्य को आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 14वां क्वेश्चन हमारे सामने है। 14th क्वेश्चन जो है वो है कि संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है, कैसे? टिप्पणी कीजिए। तो संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है क्योंकि इसके लिए पेड़ पौधों को काटने एवं जीवों का शिकार करने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि प्राकृतिक रेशे को प्राप्त करने के लिए होती है। संश्लेषित रेशे रसायनों द्वारा बनते हैं और ये रसायन वनों से नहीं प्राप्त होते हैं। यानी संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है, कैसे हो रहा है? आप लोग इस उत्तर को देख लीजिए, एक बार इसको और पढ़ लीजिए, अच्छी तरह आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 15वां प्रश्न हमारे सामने आता है। क्या है 15वां प्रश्न? यह प्रदर्शित करने हेतु एक क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। आप कैसे स्पष्ट करोगे कि थर्मोप्लास्टिक जो है विद्युत का कुचालक होता है, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है? देखिए, ऐसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाते हैं और मुड़ जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। जैसे पीवीसी और पॉलीथीन, ये दोनों थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। ठीक है, एक सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव भागों से तारों को जोड़कर उसके साथ बल्ब और थर्मोप्लास्टिक की कुछ वस्तु को जोड़ने पर बल्ब नहीं जलता है, परंतु इस क्रियाकलाप में से थर्मोप्लास्टिक की वस्तु हटा देने पर बल्ब जल जाता है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक है और अपने में से विद्युत को प्रभावित नहीं होने देता है। देखिए, प्रभावित है यहाँ पे, तो यहाँ पर आप प्रवाहित लिख सकते हैं और लिख सकते हैं क्या? प्रवाहित ही होगा, क्योंकि प्रवाह एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँच रही है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है? प्रवाह हो रहा है। प्रभाव नहीं होता है, ये क्या होता है? प्रवाह है। प्रवाह का मतलब होता है बहना। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर ये हो जाएगा। इसके लिए आप एक बैटरी बनाकर और इसके धन और ऋण इलेक्ट्रोड बनाकर, ये धन इलेक्ट्रोड मान लीजिए, ये ऋण इलेक्ट्रोड मान लीजिए, इससे एक वायर ले लीजिए, इससे दूसरा वायर ले लीजिए, यहाँ पर आप बल्ब लगा दीजिए और यहाँ पर इस वायर के बीच में आप जगह रहने दीजिए। अब जैसे ही आप यहाँ पर कोई भी थर्मोप्लास्टिक की वस्तु आप यहाँ पर लगाते हैं, तो थर्मोप्लास्टिक की वस्तु लगाने पर ये बल्ब जलेगा नहीं, और जैसे ही आप इस थर्मोप्लास्टिक की वस्तु को हटाकर इन दोनों तारों को क्या करते हैं? आपस में जोड़ देते हैं। इन दोनों तारों को, दोनों सिरे हैं स्वतंत्र, इनको अपन टच कर देते हैं, तो ये बल्ब क्या हो जाता है? ऑन हो जाता है, चालू हो जाता है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि ये जो थर्मोप्लास्टिक की वस्तु है ये कैसी होती है? विद्युत की कुचालक होती है। ठीक है, इस प्रकार इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। अगर इन प्रश्नों के उत्तर में आप लोगों को कोई भी समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और कोई समस्या नहीं है, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है या कैसा लगता है, अपने सुझाव आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मान लीजिए इस वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो आप उस कमी को भी बता दीजिए, ताकि नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जब मैं करूं तो उस वीडियो में ये सुधार किया जा सके। तो इसी के साथ आप सभी दोस्तों को वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए कैसा साबित हो रहा है। अगर आपको लगता है कि इस चैनल पर आने वाली अध्ययन सामग्री आप लोगों के लिए अच्छी साबित हो रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते ही
राइट साइड में जो बेल का आइकन आता है उस बेल के आइकन पर क्लिक करें और बेल के आइकन पे क्लिक करते 3 ऑप्शन आएंगे। उसमें से आपको फर्स्ट नंबर का जो ऑप्शन होता है ऑल वाला, इस ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब इससे होगा क्या, आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को दबाओगे और ऑल पर क्लिक करोगे। भाई इसका कोई चार्ज तो लगने वाला है नहीं, आपका फ्री में आप लोगों को इतनी अच्छी अच्छी वीडियोज़ यहाँ पे अपलोड हो रही है, आपको फ्री में मिल रही है। तो आप फ्री में इतना सा तो काम कर ही सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके और ऑल पर क्लिक करें। ऐसा करने से आपका ही बेनिफिट है। आपका क्या बेनिफिट है कि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है तो उसकी सूचना एक नोटिफिकेशन के द्वारा सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और अगर आप चाहते हैं कि इस चैनल पर आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आप देखें, तो इसके लिए आपको इतना सा काम तो करना ही पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, बेल आइकन पर क्लिक करना भी पड़ेगा, ऑल पर भी क्लिक करना पड़ेगा। अब भाई इसके आपका कोई चार्ज तो लग नहीं रहा, फिर भी आप लोगों को लगता है कि जो आप लोगों को उचित लगे वो करिए। मेरे हिसाब से अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर आने वाली अध्ययन सामग्री आप लोगों के लिए अच्छी साबित हो रही है, आपकी हेल्प कर रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी अगले चैप्टर जो है उसके प्रश्नोत्तर के साथ। तब तक आप सभी घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.